नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सर्वश्रेष्ठ हिंदी न्यूज चैनल एबीपी न्यूज। मैं आपके साथ शोभना यादव। भारत की बात में बात करेंगे। 3 दिन के बाद उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण होगा और बड़ी खबर इस समय की यह है कि इस शपथ ग्रहण में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। इसलिए वीआईपी मेहमानों के लिए तैयारी भी खूब जोर शोर से चल रही है एकाना स्टेडियम में। अभी एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बीजेपी शासित राज्यों के 12 मुख्यमंत्री और 5 उप मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा गया है। नाथ संप्रदाय से जुड़े सभी बड़े मठ के साधु संतों को भी न्योता दिया गया है। बाबा रामदेव, उत्तर प्रदेश के बड़े उद्योगपति, आईएमए को भी न्योता दिया गया है। मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, हरिद्वार से बड़े संतों को निमंत्रण भेजा जा रहा है। तो ये जो शपथ ग्रहण समारोह है, इसको एक मेगा इवेंट बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से। जिस बुलडोजर ने यूपी में योगी सरकार की सत्ता में वापसी कराई है, वो बुलडोजर लखनऊ में शपथ वाली जगह पर गरज रहा है। जहां योगी 25 मार्च को शपथ लेंगे, उस जगह पर झाड़ झंकार काट कर हटाए जा रहे हैं। जिस जगह पर योगी शपथ लेने वाले हैं, वहां साफ सफाई का काम तेजी से चल रहा है। जहां देश के तमाम बड़े नेता 25 मार्च को जमा होने वाले हैं, उस जगह को चमकाने का काम चल रहा है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम की ये तस्वीरें हैं। इसी स्टेडियम में 25 मार्च को योगी दूसरी बार सीएम की शपथ लेंगे। स्टेडियम को बाहर से लेकर अंदर तक चमकाने का काम चल रहा है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर संजय त्रिपाठी शपथ मैदान की पूरी पिक्चर देश को दिखा रहे हैं। 25 मार्च को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो गई। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो मंच है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे और साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम विशिष्ट अतिथि मौजूद रहेंगे। आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं इकाना स्टेडियम की। चारों ओर आप देख सकते हैं कि दर्शकों के बैठने का, जो लोग आएंगे शपथ ग्रहण समारोह में, उनके बैठने का इंतजाम किया गया है। साथ ही साथ बैरिकेडिंग की गई है। चर्चा है कि योगी के साथ 50 के आसपास मंत्री शपथ ले सकते हैं। डिप्टी सीएम के लिए केशव प्रसाद मौर्य का नाम तय माना जा रहा है। दूसरे डिप्टी सीएम के तौर पर बेबी रानी मौर्य का नाम फाइनल होने की ओर है। एबीपी न्यूज को मिली खबर के मुताबिक इस बार कई विवादित चेहरों की छुट्टी हो सकती है और ये मंत्रिमंडल 2024 के चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। तो ये तो बात हो गई योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह की। अब आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अब सांसद नहीं बल्कि विधायक ही रहेंगे। आज अखिलेश यादव ने लोकसभा में सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अखिलेश यादव मैनपुरी के करहल से विधायक बने हैं। अखिलेश के साथ आजम खान ने भी संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। तो अब अखिलेश और आजम खान क्या करेंगे करिश्मा अगले विधानसभा चुनाव के लिए? बीजेपी से मात खाने के बाद चर्चा ये हो रही थी कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव विधानसभा की जीती हुई सीट छोड़ देंगे। लेकिन इस चर्चा से उलट अखिलेश यादव ने आज लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और अब वो करहल से विधायक बने रहेंगे। अखिलेश यादव की ये तस्वीरें आज दोपहर की हैं, जब उन्होंने दिल्ली में लोकसभा स्पीकर से मिलकर अपना इस्तीफा दिया। अखिलेश यादव 2019 में आजमगढ़ से लोकसभा के सांसद चुने गए थे। इससे पहले उनके पिता मुलायम सिंह यादव 2014 में यहीं से सांसद बने थे। अब जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो आने वाले समय में आजमगढ़ में लोकसभा का उपचुनाव होना तय है। इस बार अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से विधानसभा का चुनाव जीते हैं। करहल में अखिलेश ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार एसपीएस बघेल को हराया है। समाजवादी पार्टी के सारे विधायक, नेताओं और कार्यकर्ताओं की ये इच्छा थी कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा से इस्तीफा दें, लेकिन वो विधानसभा में रहें। अब हम लोग सड़क से लेके विधानसभा के अंदर तक मजबूती के साथ संघर्ष करने का काम करेंगे।
अब जरा विधायक बने रहने और लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने की वजह भी समझ लीजिए। अखिलेश यादव अगर विधायकी छोड़कर सांसद बने रहते तो उन पर यह आरोप लगता कि वे मैदान छोड़कर भाग गए हैं। अब जब उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है तो एक तरफ तो उन्होंने अपने विरोधियों का मुंह बंद किया और दूसरी तरफ उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को ये मैसेज भी दिया है कि अगले 5 साल तक वो लखनऊ में रहकर उनकी लड़ाई लड़ते रहें और इससे पार्टी को मजबूती भी मिल सकती है। तो ये तो बात हो गई उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी। अब बंगाल का रुख करते हैं। बंगाल के बीरभूम में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल नेता की हत्या के बाद खूनी हिंसा भड़की। आरोप यह है कि हिंसा की आग में 10 लोगों की मौत हुई है। इस मामले पर बंगाल बीजेपी के सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह ने 72 घंटे में राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है। रंगीन घरों की दीवारों पर लगी ये कालिक हंसती खेलती जिंदगी के पन्नों को मौत के कालिक से रंग गई। झोपड़ियों से उठता ये धुआं इस बात की गवाही दे रहा है कि सियासी आवेश में लगाई गई आग किस कदर बर्बादी बरसा जाती है। बर्बादी की दास्तां बयां करती ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के रामपुर हाट की हैं। যেটা আমরা এসে অলরেডি সারা রাতে কাজ চলেছে, পুরো চেঞ্জ হয়েছে। আমি সকাল 8টায় এসেছি, তখন পুরো এলাকা একদম জ্বলছে। आरोप है कि टीएमसी के पंचायत नेता की हत्या के बाद भड़की भीड़ ने 10 घरों में आग लगा दी, जिसमें 8 लोग जिंदा जल गए। घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। हालांकि मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने जांच शुरू होते ही इस पूरी घटना को और टीएमसी नेता की हत्या को आपस में संबंध होने से इनकार किया। ওনাকে পোস্টমর্টম জন্য পাঠানো হয়েছে। अब রিজন কি আছে আগুন লগ্নোর কি বাড়ি ভিতরে ও আমরা একটু ইনভেস্টিগেশন করার পরে একটু প্রিলিমিনারি স্টেজ আছে কিছু ইনভেস্টিগেশন করার পরে নিশ্চয়ই জানবো কি আগুন লাগানোর কি রিজন আছে, whether it has been done by কিছু সিলিন্ডার বাস্ট হয়েছে, কিছু শর্ট সার্কিট কি হয়েছে আমরা ফ্যামিলি দেখে একটু ফরেন্সিক টিমকে ডাকা হয়েছে, ওরা এসে তারপরে। लेकिन पूरे मामले को लेकर राजनीति गर्मा गई है। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी ममता जी किसकी है? क्या पश्चिम बंगाल में इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है? ऐसा क्यों होता है कि वहां पे बम फेंकना इंसानों पे आम बात हो गई है, जैसे कोई खिलौना हो? इंसाफ के तराजू पे टीएमसी के गुंडे भारी पड़ रहे हैं। टीएमसी के नेता आज घटना के बाद इलाके का दौरा करने गए, तो दूसरी ओर बीजेपी ने रामपुर हाट नरसंहार के विरोध में विधानसभा के बजट सत्र में हिस्सा लेने से मना कर दिया। तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है, लेकिन इधर गृह मंत्री अमित शाह ने रिपोर्ट तलब की है इस पूरी हिंसा से जुड़ी हुई। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपराधियों पर कार्रवाई का बुलडोजर वाला योगी का फॉर्मूला सुपरहिट साबित हुआ है। अब इसी फॉर्मूले के साथ मध्य प्रदेश में बीजेपी की शिवराज सरकार कार्रवाई कर रही है। 2 बुलडोजर के दमदार प्रहार से इस घर को जमींदोज किया जा रहा है। आसपास पुलिस और प्रशासनिक अमले की तैनाती भी नजर आती है और भीड़ से कुछ लोग इस कार्रवाई का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के सिवनी की हैं। यहां गैंगरेप के आरोपियों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। ये मैसेज देना समाज में ज़रूरी है कि जो महिलाओं और बच्चियों के साथ ऐसी घटनाएं करेंगे उनको किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा और बिल्कुल कुचल दिया जाएगा। सिवनी में 5 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगा है, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ा और आज इन 5 में से 3 आरोपियों के घर को बुलडोजर से गिराया गया। पुलिस के मुताबिक गैंगरेप के 2 अन्य आरोपियों के खिलाफ भी बुलडोजर वाली कार्रवाई हो सकती है। इस कार्रवाई के पीछे शिवराज सरकार का मकसद अपराधियों को कड़ा संदेश देने का है। तो इस तरीके से बुलडोजर चलाना तो अपनी जगह ठीक है। डीएम साहब कह रहे हैं कि समाज में मैसेज जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट की भी कुछ जरूरत होती है और शायद मुझे लगता है कि कोर्ट से फैसला आने के बाद इस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। महंगाई का डबल झटका लगा है। पेट्रोल और डीजल की कीमत 80-80 पैसे बढ़ गई है और रसोई गैस भी 50 रुपए तक महंगी हो गई है। इस मुद्दे पर आज सड़क से लेकर संसद तक खूब हंगामा हुआ।
पेट्रोल डीजल के दाम का मीटर आज जैसे ही 80 पैसे ऊपर चढ़ा, संसद के दोनों सदनों में बवाल बढ़ गया। लोकसभा में नारेबाजी हुई, राज्यसभा में हंगामा हुआ और इस हंगामे की वजह से कार्यवाही रुकी तो संसद के बाहर आकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। विपक्ष कह रहा है कि चुनाव खत्म होते ही मोदी सरकार का असली रूप सामने आ गया। कि नतीजा निकलते ही सारे हिंदुस्तान में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, केरोसिन के दाम पे बेतहाशा इजाफा होगी। हमारा जो अंदेशा थी, हमारा जो आशंका थी, वो सही निकल रहे हैं। ये सरकार जो है ये इसी तरह करती है और अखिलेश यादव ने बार बार अपने कैंपेन में यही कहा कि यही दाम जो है इलेक्शन के बाद बढ़ने वाले हैं, आप लोग सतर्क हो जाइए। मगर अब पता नहीं इनको वोट करके कौन जिता के लाया, लेकिन लोगों ने जिता दिया, फिर महंगाई बढ़ा दी इन्होंने। अगर एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल का दाम महंगा हो गया, इसका मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव का इंतजार कर रहे थे। दरअसल 5 राज्यों में चुनाव की वजह से करीब 4 महीने बाद पेट्रोल और डीजल 80-80 पैसे महंगा हुआ है। रसोई गैस भी 50 रुपए तक महंगी हुई है। जनता को महंगाई का करंट लग रहा है। डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, किस तरह से असर पड़ेगा आप? असर तो पड़ेगा। सामान जो है, घर का बजट कुछ बिगड़ेगा? बिल्कुल बिगड़ेगा। पड़ेगा मैम, फर्क तो बहुत पड़ेगा, बहुत चीजों में फर्क पड़ेगा मैम। दाम तो बढ़े जा रहे हैं, अब बहुत समय बाद दाम बढ़े हुए हैं। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कच्चे तेल पर भी निर्भर करती है। रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से कच्चे तेल के दाम पिछले कुछ हफ्ते तक तेजी से बढ़े थे। हालांकि अब कच्चा तेल सस्ता हो रहा है, लेकिन देश में पेट्रोल डीजल ने झटका देना शुरू कर दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।